गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए, जो क्लास 10 के लिए आपके चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित जो हमारा चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में हम हमारा ये आज 8वां भाग है, पार्ट 8 है उसका। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे अब तक ध्वजांक विधि। कल तक हमने ध्वजांक विधि के क्वेश्चन किए थे। तो उस ध्वजांक विधि के क्वेश्चंस के आगे ही आज एक नया टाइप का क्वेश्चन और है ध्वजांक विधि का, जो ये तीसरा टाइप है और लास्ट टाइप है ध्वजांक विधि में सवाल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये देखते हैं। कल हमने सीखा था कि 3 अंकों की संख्या का किसी भी संख्या में जब भाग लिया जाए तो हमें उसमें किस तरीके से यहाँ पर संख्याओं को रखना है। यही कर रहे थे हम कल कि तीनों भागों में हम संख्याओं को इस तरीके से रखें कि दोनों संख्याओं को जिसमें हम भाग दे रहे हैं और जिसका हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उन संख्याओं को हम किस तरीके से रखें। तो देखिए, आज इस सवाल में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इन संख्याओं को यहाँ पर इसमें रखना बताता हूँ, और उसके बाद हम जिस तरीके से सवाल कर रहे थे वैसे ही हम ध्वजांक विधि के सवालों को करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सवाल है कि 210 में हमें भाग लगाना है 879 का, 879 का डिवाइड करना है। ठीक है, 210 15 में। ठीक है, तो देखिए क्या रखना है और किस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे 879 जो है 879 है, इसको रखेंगे। तो देखिए, अब तक हमने जो सवाल किए थे ध्वजांक विधि में, उसमें हमने जो ध्वजांक था यहाँ पर जो ऊपर अंक रखते थे ध्वजांक, उस अंक में केवल वो एक अंक की एक संख्या थी। यहाँ पर जो संख्या हमने रखी थी, कल हमने 119 का भाग दिया था तो यहाँ पर 9 रखा था। तो ध्वजांक अंक यहाँ पर कल हमारा एक अंक की संख्या ही थी केवल। आज हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर हम ध्वजांक को 2 अंकों की संख्या के बराबर रखेंगे। तो देखिए क्या करना है, जो 879 है इसमें से जो 79 है हमारा, देखो क्या किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि 879 में से 79 मतलब 79 को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे ध्वजांक की जगह। ठीक है, 79 को कहाँ रख दिया, ऊपर ध्वजांक की जगह। और यहाँ पर किसको रखा, क्या बचा, केवल 8। तो यहाँ पर तो हमने रखा 8, तो ऊपर रखा हमने 79 को। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ऊपर तो रखा हमने 79 को और नीचे यहाँ रखा हमने 8 को। ठीक है, जब ध्वजांक हमारा 2 अंकों का होता है तब हमें किस तरीके से भाग करना है ये सीखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अब तक कि ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक जिस संख्या में हम भाग ले रहे हैं उस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा की तरफ से तीसरे खंड में रखेंगे। तो ध्वजांक में हमारे पास कितने अंक है, अब 2 अंक है। ध्वजांक किसको कह रहा हूं मैं, यहाँ जो ऊपर मैंने 79 रखी है संख्या, इस संख्या को ध्वजांक कहते हैं और 8 को क्या कहते हैं, मुख्यांक कहते हैं। जिसने अभी तक के पहले वीडियो देखे उसे पता है कि इसे मुख्यांक कहेंगे और इसे कहेंगे ध्वजांक। तो ध्वजांक में जो अंक है, जितने अंक होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा की तरफ से इस संख्या में से उतने अंक तीसरे खंड में रखेंगे। देखो कितने खंड है, ये पहला खंड, ये वाला दूसरा खंड, ये तीसरा खंड। ठीक है, तो तीसरे खंड में हम कितने रखेंगे, 2 अंक पीछे की तरफ से, इकाई दहाई की तरफ से। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 और 5, 15 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 15 यहाँ पर आ गया है हमारे पास। इसके बाद हम जो भी अंक बच गए हैं 210 15 में से क्या बच गया, 15 तो हमने रख दिया तीसरे वाले भाग में, बच कितना गया, 210। तो 210 कहाँ आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में रख देते हैं।
210। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बीच में जगह रख के रखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं बीच में यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर बीच में हम क्या रखते हैं, शेषफल रखते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा भाग देना। तो हम विधि लिखेंगे कि किस तरीके से हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस सवाल की विधि। तो देखिए पहला पॉइंट विधि का हमारे पास, पहला पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं विधि का हमारे पास कि 2 में तो जाएगा नहीं 8 का भाग, तो हम किस में देंगे, 21 में देंगे। तो 21 में देखिए 21 में हमने 8 का भाग दिया, तो आप 8 का भाग दीजिए 21 में कितनी बार जाता है। तो 8 का भाग 21 में दिया तो हमारे पास भागफल कितना आता है, भागफल आ गया 2 बार भाग जाएगा, क्योंकि देखो 8 दूनी 16, 8 दिया 24 हो जाता है, 24 तो 3 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो भागफल 2। भागफल हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ वाले जगह पर भागफल लिखते हैं। ठीक है, भागफल 2। अब लिखेंगे शेषफल। शेषफल कितना आ जाएगा, तो हमने 21 में 8 का भाग 2 बार दिया, 8 गुना 16, 21 में से 16 घटाया तो 5 आ गया, 21 में से 16 घटाया तो 5। तो शेषफल हम कहाँ लिखते हैं, शेषफल हम लिखते हैं 21 में हमने भाग दिया, अगली अंक के पहले लिखेंगे, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पर, 5 आ गया हमारा यहाँ पर। यही करते थे, इन दोनों के बीच में लिखते थे। अब आगे हम क्या करते थे सेकंड वाले भाग में, सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट पर हम करते हैं नया भाज्य निकालते हैं, नया नई जो संख्या है जिसमें हमें भाग देना है, तो नया भाज्य बराबर नया भाज्य। अब देखो हमने 21 में हमने भाग दे दिया, तो अगला भाज्य कौन सा आ गया, ये वाली संख्या है 50 है, तो 50। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही नया भाज्य हमने निकाला उसके बाद हमें जो भाज्य है उसका क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य निकालना थोड़ा सा चेंज हो जाता है ध्वजांक विधि में, जैसे हम भाग दे रहे हैं यहाँ पर, उसमें संशोधित भाज्य निकालना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज हो जाएगा वो सुनिए आप। जब 2 अंकों के ध्वजांक होता है, यहाँ पर हमने ध्वजांक वाले अंक में यहाँ पर अगर 2 अंकों की संख्या रखी है, तब हमारे पास संशोधित भाज्य निकालना चेंज हो जाता है। किस तरीके से हो जाता है, ये आज जो सवाल बताने का मेरा मोटिव है यही है कि जब 2 अंकों का ध्वजांक होता है तब हमें संशोधित भाज्य इस तरीके से निकालना है। तो देखिए जब 2 अंकों का संशोधित भाज्य हो और सबसे पहले वाला मतलब स्टार्ट, अगर सवाल की विधि देखें, हम क्या कर रहे हैं सवाल की विधि देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बार भी हम संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, संशोधित भाज्य जब फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं इस 2 अंकों के ध्वजांक वाले में, तब हमें यहाँ पर जो भागफल आया है इसको यहाँ पर गुणा करेंगे केवल 7 से। किससे गुणा करेंगे, केवल 7 से गुणा करेंगे और घटा देंगे किसमें से, 50 में से। नया भाज्य में से घटाते हैं संशोधित भाज्य निकालने के लिए, तो 50 माइनस 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, ठीक है। तो घटा दीजिए कितना आता है,
वापस से सुन लीजिए, 2 गुना 7 कैसे किया? जब दो अंकों का ध्वजांक होता है तब सबसे स्टार्टिंग में जब संशोधित भाज्य हम निकाल रहे हैं उस टाइम हमें करना क्या है कि नया भाज्य में से घटाना है। किसे घटाना है? भागफल गुणा ध्वजांक का ढाई का अंक। भागफल 2 गुणा ध्वजांक का ढाई का 7 है, तो 7 को घटाएंगे। देखिए घटाया 50 में से 2 गुना 7 14 घटाया 2 गुना 7 कितना हो गया? 50 में से 14 ये घट जाएगा। 50 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 50 में से 14 घटाइए आप तो आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो देखिए 50 माइनस 14 बराबर 36। अब दिख रहा है? हाँ अच्छे से दिख रहा है अब आपको। तो 50 माइनस 2 गुना 7, 2 गुना ध्वजांक का पहला अंक 2 गुना 7, 2 सत्ते 14, 50 में से 14 घटाया तो 36। अब आगे देखिए 36 आ गया तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? तो थर्ड पॉइंट आ गया, हमें भाग लगाना है अब 36 में। 36 में आप भाग लगाइए, 8 का भाग 36 में लगाइए। तो 8 का भाग जब 36 में लगा रहे हैं हम तो कितनी बार भागफल आएगा? भागफल बराबर कितनी बार जाएगा 36 में 8 का भाग? देखिए 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 8 को 5 बार करेंगे तो 40 हो रहा है। जबकि 8 चौक 32 मतलब 8 को 4 बार भाग देते हैं तो 32, तो 4 बार भाग जा रहा है। शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है? शेषफल हमारे पास बच रहा है 8 का भाग 4 बार दिया तो 8 इंटू 4 32, 32 को 36 में घटाया तो शेषफल 4। अगर किसी को समझ में नहीं आया भाग कैसे दिया तो सिंपल वे में भाग देके देख लेना ऐसे। 36 में 8 का भाग दिया, 4 बार गया, 32 घटाया शेषफल 4, शेषफल भी 4, भागफल भी 4। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ लिखा शेषफल 4 भागफल 4। ठीक है, भागफल शेषफल 4 आ गया, वो कहाँ लिखेंगे? अब यहाँ तक हमने लिख लिया, अगला अंक ये है तो इससे पहले तो शेषफल 4। ठीक है, शेषफल 4 आ गया, भागफल आया है मेरा 4 तो भागफल लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास जैसे ही मैंने कहा आपको कि थर्ड वाले भाग में आ जाते हैं हम, तब हम केवल क्या निकालते हैं? अंतिम शेषफल। तो चौथा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल देखिए कैसे निकालना है। नई संख्या क्या बन गई? 41। 41 में से अब माइनस क्या करना है वो आप अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज अच्छे से सुनने की बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास ध्वजांक में 2 अंक है। ध्वजांक में कितने अंक है? 2 अंक। अब तक जो ध्वजांक हम कर रहे थे उसमें हमारे पास केवल 1 अंक ही था ध्वजांक का। आज हमारे पास कितना है? 2 अंक है। तब जब हमारे पास ध्वजांक में 2 अंक हो तब नया भाज्य से संशोधित भाज्य निकालना बदल जाता है और अंतिम शेषफल निकालना भी चेंज हो जाता है। तो वो सुनिए कैसे हो जाएगा चेंज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो संख्या बनी है 41, 41 बना है। 41 में से हम माइनस करेंगे, किसे माइनस करेंगे वो देखिए। माइनस हम करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख के बता देता हूँ 79
और 24। तो देखिए किस तरीके से माइनस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, 4 को तो आप गुणा करेंगे 7 से और 2 को आप गुणा करेंगे 9 से। ध्वजांक में अंतिम शेषफल या नया भाज्य के बाद जो संशोधित भाज्य निकालना है, जब भागफल में हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है तब हमें किस तरीके से निकालना है। 79 को ऐसे लिखा हुआ है और 24 को उसके नीचे। तो 4 को गुणा करेंगे 7 से और 2 को गुणा करेंगे 9 से। अभी तक हम यही कर रहे थे कि भागफल में जो आ रहा था उसको ध्वजांक वाले अंक से गुणा करते थे। वैसे ही हम जब ध्वजांक में 2 अंक हो और भागफल में भी 2 अंक आ जाए तब हमें जो माइनस करना है वो किस तरीके से करना है। 4 को गुणा करेंगे 7 से और 9 को गुणा करेंगे 2 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 गुणा 7 प्लस 9 गुणा 2, ठीक है। अब आगे देखिए घटाते हैं क्या आ रहा है, घटाइए सभी गुणा करके। तो घटाते हैं तब 41 माइनस 4 गुणा 7 कितना हो गया 28 प्लस 9 दूनी 18। अब 28 में आप 18 जोड़िए कितना आ जाएगा, 28 में 18 जोड़ते हैं तो 46। तो हमारे पास यहाँ पे जो संख्या बन रही है वो बन रही है 41 माइनस 46। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए 41 में से यदि 46 को घटाया तो कितना बचेगा, माइनस का 5 और माइनस का 5 आ गया। इसका मतलब क्या किया, भाग हमने ज्यादा बार दे दिया है। क्या किया, माइनस का अगर 5 आया इसका मतलब हो गया हमारे पास भाग हमने ज्यादा बार दे दिया है। आपको याद होगा तो हमने ऐसा ही सवाल किया था जिसमें जो हमने यहाँ पर संशोधित भाज्य निकाला था उसमें यहाँ माइनस में 3 आया था, माइनस की संख्या आ गई थी। माइनस की संख्या जैसे ही आई थी मैंने बताया था आपको कि यदि कभी भी माइनस की संख्या आ जाती है तब हमें क्या करना है, भाग को एक बार कम कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो भागफल दिया था हमने, लास्ट भागफल कितनी बार दिया, लास्ट हमने इससे जस्ट पहले वाला भाग कितनी बार दिया, 4 बार दिया था। तो उसको क्या करेंगे, एक कम करेंगे। कब कम करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर जो संख्या है वो माइनस में आ जाए। यहाँ पर जो संख्या माइनस में आती है उसका मतलब क्या करना है आपको, इससे जस्ट पहले यहाँ पर जो हमने किया इससे जस्ट पहले जो भाग दिया है उसको एक बार कम कर देंगे, ठीक है। 4 की जगह 3 बार भाग देंगे। ऐसा सवाल हमने पहले किया भी है, उसी तरीके को वो तरीका भी यहाँ काम में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को एक बार कम करते हैं, 4 की जगह हम भाग कितनी बार दे देते हैं, 4 की जगह हम भाग देंगे 3 बार। तो ये जो हमने किया है अब तक ये बदल गया है, पूरा ही बदल गया है, शेषफल भी बदल जाएगा। तो भाग दीजिए, देखिए 37 में 8 का भाग आप 4 की जगह 3 बार देंगे तो दीजिए भाग, 37 में 8 का भाग 3 बार दीजिए तो 8 दिया 24, 36 में से 24 घटाया तो शेषफल 12। देखिए 36 में 8 का भाग देंगे हम, पहले हमने 4 बार दिया था क्योंकि शेषफल माइनस में आया है इसलिए भाग 3 बार देंगे। तो भाग 3 बार दिया तो
8 या 24, घटाया तो 12। ठीक है, शेषफल 12, तो हमने लिख दिया भागफल 3, शेषफल 12। तो यहाँ पर जो हमने 4 लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। अब सभी आप ये कहोगे कि सर ये क्या चक्कर चल रहा है, बार बार आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम कॉपी में करेंगे फेयर में, तब हमारे पास चेंज किस तरीके से करेंगे। तो आप इसका यही उपाय बचता है लास्ट में कि इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से 2 बार सॉल्व करने का हो जाएगा। कैसे, इस क्वेश्चन को आप पहले रफ में सॉल्व कीजिए और फिर फेयर में कीजिए। जब रफ में करोगे सॉल्व तब आपकी जो चेंजेस है वो आराम से आप कर पाओगे और फेयर कॉपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एग्जाम की अगर आप बात करते हैं सर हमें एग्जाम में कैसे मालूम रहेगा, तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आपको मैं बता देता हूं। वैसे तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि नहीं होता है, तब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तक जो माइनस में आपने निकाल दिया उसके बाद लिख देंगे कि शेषफल ऋणात्मक आने के कारण भागफल को एक संख्या कम किया जाएगा, और फिर से वापस यही स्टेप लिख देंगे और भागफल 3 करके शेषफल 12 कर दिया। इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो एग्जाम में आने पर। ठीक है, तो शेषफल 12 आ गया। यहाँ पर जो हमारे पास 4 आया है ये भी बदल जाएगा। ये 4 कितना बन जाएगा, शेषफल था हमारे पास ये 4 पहले, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, 12 बन गया। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे नई संख्या क्या बन गई, 12 और 1 121 बन गया। ठीक है, 121 बन गया। अब आप घटाइए, अब आप इजीली घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, वही 79 23 7 से 3 को मल्टीप्लाई और 9 को 2 से मल्टीप्लाई और जोड़ के घटा देंगे। तो -7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो घटाइए और लिखिए क्या आता है। तो हमने लिखा यहाँ पर कि 121 माइनस 7 या 21 प्लस 9 दूनी 18, 21 प्लस 18 कितना हुआ, 121 में से 21 प्लस 18 घटाना है। तो घटाइए, 121 माइनस 21 और 18 को जोड़िए, क्या आ जाएगा, 21 में 8 जोड़ा तो 29, 29 में 10 जोड़ा तो 39। तो 121 में से 39 घटाया, तो घटाइए 121 में से 39 घटाइए आप, तो क्या आ रहा है, 121 में से अगर 39 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 82। देखो घटाइए कैसे आएगा, 121 39 घटाइए, 11 में से 9 गया 2 और 11 में से 3 गया 8, यहां से आ रहा है। ठीक है, बयासी आ गया हमारे पास, बयासी आया तो यहां पर हम देखिए जैसे ही हम तीसरे भाग में चले जाते हैं तो शेषफल बदल जाता है, अंतिम शेषफल ही निकालते हैं, भाग नहीं देना है। क्या करना है, जैसे ही हम तीसरे खंड में जाएंगे अंतिम शेषफल ही निकालते जाना है। कब तक निकालते जाना है, तब तक लास्ट अंक तक नहीं पहुंच जाए, लास्ट अंक तक नहीं पहुंच जाए तब तक अंतिम शेषफल ही निकालना है। तो 82 को हम रखेंगे यहाँ पर, 82 को यहाँ रखना है। पांचवा पॉइंट फिर से अंतिम शेषफल, वापस से सुन लीजिए, जैसे ही हम तीसरे भाग में जाएंगे हमें केवल अंतिम शेषफल ही निकालते जाना है।
कब तक निकालते जाना है, जब तक लास्ट वाले अंक तक नहीं पहुंच जाए। तो अंतिम शेषफल बराबर वापस 882 तो था, अगला अंक 5 था, तो 825 माइनस, देखिए अब के बार क्या माइनस करना है, अब की बार आपको माइनस करना है 3 को 9 से गुणा करना है, 3 गुणा 9, माइनस किया 825 में से 3 गुणा 9, नीचे लिख देता हूं, यहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि 825 माइनस 9 तिया 27, तो 825 में से 27, देखो 825 में से 25 घटाए तो 800, दो और बच गए तो 798। तो ये आ चुका है आपका शेषफल, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए अंतिम शेषफल खत्म, 5 के आगे और कुछ नहीं है, आगे और होता तो हम 798 वहां लिखते थे, तो फिर अगले अंक में करते, लेकिन यहाँ लास्ट अंक यही था। तो 825 में से हमने 3 गुणा 9 को घटाया और 27 घटाया तो 798। अब देखिए घटाने के तरीके बदल क्यों जाते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी स्टूडेंट, 798 आपका शेषफल है, भागफल है 23, तो यहाँ आप लिख लो कि 23 भागफल 798 शेषफल। ठीक है, तो देखिए फटाफट से सवाल को उतार लीजिए आप, फिर आगे फटाफट बताते हैं। आज थोड़ा सा एक पॉइंट और करेंगे आगे, आज इसमें 2 अंक विधि के बाद वैदिक गणित में हम एक पॉइंट और सीखेंगे, अगर हो पाया तो फटाफट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को उतार लीजिएगा। तो देखिए अब जो हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित में, अब जो हम वैदिक गणित में सीखने वाले हैं वो सीखेंगे, आपने अभी तक बहुपद पढ़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग शायद 9th क्लास में अच्छे से, तो उस बहुपद में हम क्या करते थे, x जो हमारे पास कोई ना कोई एक चर दिया जाता था, चर राशि दी जाती थी, उसका मान निकालते थे। ठीक है, वही बहुपद आपके इस 10th क्लास में भी है, जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है शायद वो, हाँ थर्ड चैप्टर आपके बहुपद का ही है, उसका हम आगे की जो मेथड्स है वो सीखेंगे 10th में। तो उससे पहले देखिए, आपने आज तक किसी भी एक चर राशि का मान निकाला होगा, जैसे कोई x, y, z ऐसे कोई चर राशियां आ जाती थी। चर राशियां हम किन्हें कहते थे, जो अल्फाबेटिक वर्ड थे उन्हें हम चर राशियां कहते थे। तो किसी भी चर राशि का मान आपने आज तक निकाला होगा, अलग अलग विधियां निकाल के, ठीक है, उसका गुणनखंड करके निकाले होंगे, भाग देकर आपने निकाले होंगे, ठीक है, अलग अलग ऐसे मेथड यूज कर करके आपने इन x, y, z ऐसी चर राशियों के मान निकाले होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि इन्हीं चर राशियों के मान वैदिक गणित में किस तरीके से निकाले जाते थे वही सीखेंगे आज हम, कि वैदिक गणित के अकॉर्डिंग किसी भी चर राशि के मान हम कैसे निकालना है ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बस ये एक अलग चीज है इसमें, इन्होंने केवल सरल समीकरण जो है वैदिक गणित के या बीजीय, जिन देखो जो चर राशियां मतलब
जो एक्स वाई जेड की संख्याओं वाले जो हम मान निकालते थे, इन्हें क्या कहते हैं? बीजीय समीकरण कहते हैं। तो इन्हीं बीजीय समीकरणों के मान हम निकालेंगे वैदिक गणित के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है कि बीजीय समीकरणों के मान ज्ञात करना। क्या है? बीजीय समीकरणों के मान ज्ञात करना। तो देखिए ये मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे आज हम इसमें। ठीक है, तो इनके क्या है हमारे पास? ठीक है, इनके क्या है हमारे पास? अलग अलग मेथड दिए गए हैं। अब जितने भी मेथड है उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि प्रैक्टिस क्यों करनी होगी? क्योंकि इस बीजीय समीकरणों के द्वारा एक सवाल आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। कंफर्म है कि बीजीय समीकरणों के मान वाला एक सवाल आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए इनके क्या है, अलग अलग नाम भी है हमारे पास। ठीक है, जितने मेथड है उतने मेथड के हमारे पास अलग अलग नाम दिए भी गए हैं। जितने मेथड है उतने मेथड के नाम इन्होंने दिए भी हैं। आपकी जो अब देखिए ये आपको मिलेगा कहाँ पे? अगर आपकी जो पुरानी वाली बुक है जो, ठीक है, ओल्ड बुक का जो ओल्ड एडिशन है आपके 2019 से पहले का, ठीक है, उसमें आपको क्या दिया गया है? उसमें इन समीकरणों के एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 और उससे पहले के जो उदाहरण हैं उनमें आपके ये सवाल दिए गए हैं। और इन्हीं सवालों में से आपको क्या करेगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है, हर साल आ रहा है, तो इस साल भी आएगा। जितने मेथड है उनको आपको सीखना ही है, उनकी प्रैक्टिस करनी ही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से वो सवाल आपको इजीली कर पाओगे आप। ठीक है, तो देखिए, तो आपको करना क्या है, इस तरीके के जो सवाल है वो कहां से करेंगे आप? 1.4 एक्सरसाइज में से करेंगे या उदाहरणों में से करेंगे। या तो 1.4 में से करना है और उदाहरणों में से, दोनों में से आपको करना है। तो देखिए इनके जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका एक मेथड हम आज सीख लेते हैं कम से कम। तो देखिए इनका मेथड का देखिए नाम भी है, लेकिन आपको क्या करना है, नाम याद नहीं करना है, केवल आपको विधियां सीखनी है। देखो अलग अलग विधियां दे रखी है वैदिक गणित में। अब देखो जैसे भाग देने का था तो ध्वजांक विधि भी थी, भाग देने का था तो निखिलम विधि भी थी, भाग देने का था तो सूत्र परावर्त्य विधि भी थी। ऐसे ही गुणा में हमारे पास निखिलम था, हमने सीखा ऊर्ध्वव्यतिरेक्य, हमने सीखा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण जो पहले सीखा था आपने वो वाला। तो ठीक है, अलग अलग तरीके के सवालों को करने के इनके अलग अलग नाम भी थे। सेम नाम ऐसे की ऐसे ही अलग वाले नाम बीजीय समीकरणों के मान ज्ञात करने वाले सवालों में भी है। लेकिन इनके मेथड इतने, आई थिंक मेथड 9 से 10 विधियां दी गई है बीजीय समीकरणों के मान के सवाल करने के लिए। कम से कम 10 विधियां हैं, 9 से 10 विधियां आपको दी गई है बुक में। ठीक है, तो उन विधियों में से आपको उनके नाम याद नहीं करने हैं, नाम लेकर नहीं पूछेगा, आपको केवल सवाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस समीकरण को हल कीजिए। और आप जैसे ही सवाल देखेंगे आपको
इजीली पता लग जाएगा। यदि आपने इन सवालों की प्रैक्टिस की है तो आपको क्या रहेगा, इन सवालों का ध्यान आ जाएगा कि ये सवाल कहाँ से पूछे गए हैं और कौन से मेथड से पूछे गए हैं। मेथड की टेंशन ही नहीं लेनी है नाम याद करने की। कहीं ऐसे कहो कि सर कितने मेथड याद कराओगे आप, ठीक है, तो मेथड याद नहीं करने हैं, केवल आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने आने चाहिए। मेथड के नाम याद करने की जरूरत नहीं। तो एक मेथड हम करते हैं आज, जिसका नाम है हमारे पास सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम है, सूत्र, शून्य, फिर साम्य और फिर समुच्चय भी, तो याद करने की टेंशन नहीं रह जाएगी ये कौन से सवाल आ गया, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है आपको। इजीली करना क्या है, सूत्र के नाम को भूल जाओ, सवाल पे ध्यान दो, क्या है सवाल और किस तरीके का सवाल आए। तो देखिए, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, इसका मतलब इस तरीके की जो विधि का जो नाम है, इसमें कैसे सवाल आएंगे। देखो, इस सूत्र के सवाल को समझने के लिए कि ये कौन सा सवाल होगा, ये चीज ध्यान में कैसे रही जाएगी, इसको ध्यान हमें रखना है कि यदि किसी भी बीजीय समीकरण में केवल x वाली संख्याएं हो। देखो, एक सवाल लिख देता हूं मैं आपके पास, जैसे 2x प्लस 3x बराबर 7x प्लस 12x, ऐसा एक सवाल है। मान लीजिए, आपको सवाल कैसे दिया जाएगा वो भी सुन लीजिए और ये लीजिए। सवाल ऐसे दिया जाएगा कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x प्लस 12x, फिर लिखेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, या ऐसे लिखा जाएगा कि बीजीय समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। अब है तो ये इस विधि का, लेकिन इसका नाम याद करके इसका पता, देखो इस सवाल को देख के ये विधि थोड़ी याद आ रही है आपको, तो देखो अभी में पता भी लग जाएगा कि आपको याद आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, ऐसा अगर सवाल आ जाता है जिसमें सभी संख्याओं के साथ x लगा हुआ है, क्या करा हुआ है, जिसमें सभी संख्याओं के साथ x लगा हो, ठीक है, तो उस सवाल का आंसर भी एक लाइन का ही है। सवाल को देखो, सवाल को एज इट इज उतारो और लिख दी, बस एक लाइन वो आपको लिखनी है। वो एक लाइन आप क्या करेंगे, तो एक लाइन आप लिखेंगे और लिखते ही केवल क्या लिखना है कि, देखिए लिखना भी क्या है, बहुत इजीली लाइन है हमारे पास कि यदि, या ऐसे लिख दीजिए आप कि दिए गए समीकरण में सभी पद, देखो अलग अलग संख्याएं हैं तो इनको हम कहेंगे पद कहते हैं। ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पद। सभी पदों, सभी पद में या सभी पदों में, ठीक है, x x दिया, x है ऐसे लिख दीजिए आप कि दिए गए समीकरण में सभी पदों में x है, अतः इस समीकरण में x का मान 0 होगा। मतलब x बराबर 0, क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया। तो आपको केवल देखिए सवाल को किस तरीके से पहचानना है और आंसर में क्या लिखना है, सोल्व भी नहीं करना पड़ा और हमारा
आंसर भी आ गया। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आंसर भी आ गया। तो देखिए, यदि किसी भी बीजीय समीकरण में सभी पद x के हो, सभी पद में क्या हो, x लगा हो, देखो 2 के साथ भी x लग रहा है, प्लस के बाद में 3 के साथ भी x लग रहा है, उसके बाद बराबर के इधर आ जाए तो 7 के साथ भी x लग रहा है और 12 के साथ भी x लगा हुआ है। तो दिए गए समीकरण में सभी पदों में क्या है, x है, सभी पदों में x है। अतः इस समीकरण में x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना पड़ा, आंसर भी 0। तो आपको क्या करना है, देखो क्या ध्यान में रखना है, सभी पद x के हो, सभी पद यदि x के हो तो आंसर क्या है, x बराबर 0। लेकिन सीधा ही आंसर नहीं लिख देना है सवाल पढ़ते ही या सवाल को देखते ही। यदि आपको समझ में आ जाए कि कैसा सवाल है तो सवाल को देखते ही सीधा ही नहीं लिख देना है x बराबर 0। लाइन लिखनी होगी, इस लाइन के भी नंबर है, ठीक है। लाइन नहीं हो, लाइन ही नहीं पता होगी तो टीचर को कैसे मालूम तुमने x 0 कैसे रख दिया, उसको बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैंने x बराबर 0 क्यों रख दिया, x सभी में x है इसलिए x का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। तो आपको इस तरीके का सवाल दिया जाएगा। ऐसे सवाल अगर ऐसे समीकरण आ जाए तो बहुत इजी है ना, x का मान कितना इजी निकल गया, एक लाइन लिखा x का मान आ गया। ऐसे सवाल होने चाहिए सर, है ना, सारे सवाल एक जैसे होने चाहिए, ऐसे कि एक लाइन लिखा आंसर खत्म, नंबर आ गए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस सवाल में कि यदि सभी संख्याओं के साथ x दिया गया है तो आपको क्या लिखना है, दिए गए समीकरण में सभी पदों में x है, अतः इस समीकरण में x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा। सवाल खत्म, x बराबर 0, ठीक है। तो देखिए क्या इस सवाल को देखने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये इस विधि के नाम वाला सवाल है, क्या आपको मालूम पड़ रहा है ऐसी चीज, क्या आपको ऐसी चीज ध्यान पड़ रही है कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का सवाल है, क्या है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय वाली विधि का सवाल ये है, ठीक है। ऐसा पता नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, x का मान सीधा ही 0 रखना है, सभी अगर x के हैं तो x का मान 0 होगा। ये 2 लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखी, आंसर खत्म, सवाल खत्म, ठीक है। तो ये 10 विधियां में सीखनी है, आई थिंक 10 विधियां हैं, मैंने अभी गिनी नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, शायद 10 विधियां हैं, ठीक है। सारी विधियां में सीखनी है, ठीक है। अगली विधियां जो 10 विधियां हैं वो हम आगे सीखेंगे। वो सारी विधियां इजीली है, ऐसे भी 2-2 लाइन की है, 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन, आंसर खत्म, 2 से 3 लाइन आंसर। अभी आंसर x बराबर 0 कैसे आया ये भी सीखेंगे हम, x बराबर 0 कैसे आया वो भी हम सीखेंगे, जिससे हमें ये लेकिन हाँ, वैदिक गणित में जब हम ये सवाल कर रहे हैं x बराबर 0 कैसे आया उसको बताना नहीं, उसको केवल हिंदी लिख के बताना है कि x का मान हमने 0 कैसे रख दिया, क्योंकि सभी पदों में x है इसलिए x का मान 0, ठीक है। तो अगला जो हम मेथड सीखेंगे वो हम सीखेंगे कल, ठीक है। चलो, थैंक यू।